इस वीडियो में हम देखने जाएंगे कि कॉइल स्पैन फैक्टर या फिर आप इसको पिच फैक्टर भी बोल सकते हैं और कॉर्डिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, जिसको हम केसी से डिनोट करते हैं। और जो दूसरा फैक्टर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या फिर इसको आप ब्रेड्थ फैक्टर, जिसको आप केडी से डिनोट करते हैं। इन दोनों को आज हम स्टडी करने जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको शॉर्ट पिच कॉइल और फुल पिच कॉइल या फिर पोल पिच और कॉइल पिच के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी वहाँ पर। तो वो जो जानकारी है वो आज यहाँ पर काम आएगी इस वीडियो में। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए। थोड़ा सा उसके अंदर मैंने आपको बताया है, बिल्कुल लास्ट में जो है मैंने आपको बताया, तो आप उस लास्ट वाले जो पार्ट है वीडियो का उसको आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कॉइल स्पैन फैक्टर की। इसके अंदर इसका बकायदा पूरा डेरिवेशन होगा, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आपको कॉइल पिच और शॉर्ट पिच कॉइल के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो कॉइल स्पैन फैक्टर की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए, एक कॉइल जो होती है वो स्लॉट्स के अंदर पुट की जाती है। उसकी दो साइड्स होती है, उन दोनों साइड्स को अलग अलग स्लॉट्स में रख दिया जाता है और वो पोल्स के अनुसार रखी जाती है कि आपके अगर पोल्स के बीच का जो एंगल 180 डिग्री है, ठीक है, वो हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही होता है। मतलब पोल पिच जो होती है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही होती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच नंबर ऑफ पोल्स आर देयर। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता ही होता है। तो अगर आपकी कॉइल साइड्स भी 180 डिग्री पर रखी हुई है तो वो फुल पिच कॉइल कहलाती है, ठीक है। और अगर वो आपकी 180 डिग्री से कम है तो आपकी शॉर्ट पिच कॉइल कहलाती है। इसकी हम बात करेंगे। तो अगर मैं फुल पिच कॉइल के अंदर ईएमएफ की बात कर लूँ कि ईएमएफ इसके अंदर किस तरीके से जनरेट होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ सर कि इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा और इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो फेज में होगा। फेज में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस करने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ पर 180 डिग्री इसमें है, 180 डिग्री इसमें है, तो वो दोनों फेज में होंगे। तो अगर हम इसको स्टडी करें तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखा सकता हूँ। तो पहले की वजह से EC1 तो इस कॉइल साइड 1 का है और कॉइल साइड 2 का जो है वो EC2 है, तो इनका मैग्नीट्यूड और फेज जो है वो सेम है। तो EC1 और उसके आगे ही EC2 हो जाएगा। तो इनका जो फेजर सम आएगा वो EC आ जाएगा। और वो मतलब अर्थमेटिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जितना EC है उसका अंदर इसके इसको जोड़ देंगे तो आपके पास EC आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है फुल पिच कॉइल के लिए। तो इसकी कैलकुलेशन अगर मैं करूँ तो मैं EC को, इस EC को मैं लिख सकता हूँ EC1 प्लस EC2, ठीक है। अब EC1 और EC2 दोनों बराबर है, फेज में भी बराबर है और मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो EC1 बराबर EC2, इसको अगर मैं E1 बोल दूं, इन दोनों को अगर मैं E1 बोल दूं तो मेरा जो EC है तो वो क्या आ जाएगा? E1 प्लस E1 मतलब 2E1। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी आसान सी बात है। तो ये आपकी बात हो गई फुल पिच कॉइल के लिए। अब हम बात करते हैं शॉर्ट पिच कॉइल के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट पिच कॉइल के लिए वही, ये देखिए आपके जो पोल्स हैं यही दोनों पोल्स हैं, ये दोनों इधर इनके सेंट्रल लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। अब जो शॉर्ट पिच कॉइल है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर नहीं रखी गई है, उसको अल्फा एंगल से कम कर दिया गया है। इसकी कॉइल साइड 1 तो यहाँ रखी है, कॉइल साइड 2 जो है वो यहाँ से यहाँ ले आया हूँ मैं। तो क्या हो गया कि ये वाला जो चीज़ है ये पूरा 180 था, ठीक है, ये पूरा 180 था, उसके अंदर अल्फा कम कर दिया तो कितना बच गया? 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये इतना बच गया। और जो बाहर है वो अल्फा डिग्री है। तो अब इसके अंदर कितना चेंज आएगा वो हम ये देखते हैं। तो इस फिगर को पहले मैं इधर बना करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका जो EC1 है वो आपने यहाँ बना लिया, ठीक है, EC1 हो गया। EC2 जो है वो अगर ये अल्फा नहीं होता तो वो यहीं आ जाता, लेकिन ये अल्फा की वजह से उसके अंदर एक फेज एंगल का चेंज आएगा, एक फेज डिफरेंस आएगा जो कितना होगा? अल्फा होगा, ठीक है। तो ये आपका EC2 हो गया। अब इन दोनों का जो फेजर सम है, जो वेक्टर सम है, वो EC तो होगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा। EC जो है इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ये चीज़ आपको क्लियर है? अब अगर हम इस डायग्राम की बात कर लें तो इस डायग्राम में यही दे रखा है कि A B जो है वो EC1 है, B
बी और सी जो है वो आपका EC2 है, और जो ए और सी है वो आपका रिजल्टेंट EC है। ये वाला एंगल अल्फा है। अब मैंने क्या करा कि बी से डी पर एक मीडियन डाल दी, जिसके अंदर ये 90 डिग्री हो गया और इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये अल्फा बाई टू कैसे आया यहाँ पर, तो ये देखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सर ये वाला एक एंगल हुआ, ये वाला एक एंगल हुआ, ये ऐसे हुआ, ये यहाँ वाला जो एंगल है वो मेरा अल्फा है। तो ये जो पूरा एंगल होता है ये कितना होता है, 180 माइनस 180 डिग्री होता है ये पूरा एंगल। अब यहाँ पर अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। बात समझ में आई। अब इसको मैंने बीच से काट दिया यार, इसको मैंने बीच से काट दिया, तो क्या कह सकता हूँ मैं कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे, मतलब आधे आधे में बट जाएंगे। तो पहले कितना था ये पूरा 180 माइनस अल्फा, अब कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई टू, एक हिस्सा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा हुआ मेरा ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा बाई टू, ये ध्यान रखिए आप, ये वाला हिस्सा। ठीक है, आधा वाला ये वाला। अब ये मुझे 90 डिग्री दे रखा है क्योंकि मैंने इसको मीडियन डाला है, तो मैंने यहाँ पर 90 डिग्री पर इसको डाला है, तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। ये वाला मुझे पता नहीं है एंगल, तो मैंने इसको ए मान लिया। अब आपको पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि इन तीनों एंगल का सम जो होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू ए प्लस 90 प्लस 90 माइनस अल्फा बाई टू, यही तो लिखूंगा मैं। अब यहाँ पर देखिए 180 डिग्री से ये 90 और ये 90 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, अल्फा बाई टू। तो ये जो एंगल आया ये आपका अल्फा बाई टू आया, और इसी तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला एंगल भी अल्फा बाई टू आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपने समझ ली। अब मैं इस AC को 2AD लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप समझने का इसको कोशिश करें तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर जो अगर मैं कॉइल स्पैन फैक्टर की मैं बात, अब मैंने क्या करा कि मैंने देखिए जब फुल पिच कॉइल था तो दोनों को मैंने अरिथमेटिकली जोड़ दिया तो मेरे पास 2E बना गया, लेकिन इस बार मुझे वेक्टर सम करना होगा। तो मैं इसका जब वेक्टर सम कर लूंगा तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, पहले मैं आपको KC बता देता हूँ कि KC क्या होता है। तो देखिए KC जो है ये कॉर्डिंग फैक्टर होता है। तो किसी भी सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर कौन सी कॉइल यूज की जाती है, वो होती है शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल ही यूज करी जाती है। क्यों यूज करी जाती है, उसके दो एडवांटेजेस होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यही यूज की जाती है, फुल पिच कॉइल यूज नहीं की जाती क्योंकि इसके एडवांटेज होते हैं फुल पिच कॉइल के कंपैरिजन में, इसलिए शॉर्ट पिच कॉइल यूज की जाती है। तो केसी जो होता है वो क्या होता है कि एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड, अब एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड का मतलब क्या होगा, एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड इन कॉइल अपॉन वोल्टेज जनरेटेड व्हेन कॉइल स्पैन इज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, मतलब जो इसके अंदर हुआ, जो फुल पिच कॉइल के अंदर हुआ, मतलब फुल पिच वोल्टेज बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अब एक्चुअल वोल्टेज मैंने क्यों बोला है, क्योंकि एक्चुअली में यही लगता है, जो शॉर्ट पिच है वही यूज होता है। तो एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड जो है वो कितना हुआ आपका, AC हो गया, AC अपॉन फुल पिच कॉइल आपका कितना था। अगर मैं फुल पिच कॉइल की बात करूं तो ये अगर मेरे पास ये अल्फा नहीं होता तो ये AC BC भी यही होता। ठीक है, तो ये AB और AC होता। तो इसका मतलब है कि मैं इसको 2AB लिख सकता हूँ। मतलब अगर मैं इस अल्फा को हटा दूं तो ये AC भी यहीं आ जाता और ये AB का डबल होता, तो मैं इसको 2AB लिख सकता हूँ क्या। तो मैंने यहाँ पर 2AB लिख दिया। ठीक है, अब इस AC को मैंने आपको बताया कि मैं 2AD लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको 2AD लिख दिया। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब AD अपॉन AB, मतलब AD अपॉन AB क्या होता है आपका, तो आप ये कह सकते हो देखिए 90 के सामने जो होता है आपका वो आपका हाइपोटेनियस होता है, और जो एंगल के सामने होता है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है। लेकिन यहाँ पर अपने को बेस और हाइपोटेनियस से मतलब है, तो बेस क्या हुआ आपका, ये बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो AD अपॉन AB जो हुआ वो आपका हुआ कॉस अल्फा बाई टू। बात समझ में आई, तो यही आपका KC हो गया। तो KC क्या हो गया आपका, कॉस अल्फा बाई टू।
केसी जो होता है ये कॉर्डिंग फैक्टर होता है, ये अल्फा पर डिपेंड करता है। अगर ये अल्फा में 0 कर दूं तो मेरे पास फुल पिच कॉइल वाली कंडीशन आनी चाहिए। तो आप इसको अगर 0 कर दोगे तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो आपका केसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अल्फा की ऑल अदर वैल्यूज पर जो केसी है वो लेस देन 1 होगा। बात समझ में आई। अब हम शॉर्ट पिच कॉइल यूज क्यों करते हैं? देखिए, शॉर्ट पिच कॉइल यूज करने के दो फायदे होते हैं। पहला तो आपकी वाइंडिंग का जो मटेरियल है, जो कंडक्टर का मटेरियल है, वो बच जाएगा। एक तो आपको ज़्यादा दूरी तक लगाना पड़े और एक आपको कम दूरी तक लगाना पड़े, तो कम दूरी वाला अपन प्रेफर करेंगे, ठीक है। दूसरा एडवांटेज मैंने आपको पहले इंडक्शन मशीन के एक वीडियो में बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्रॉलिंग समझाया था। तो क्रॉलिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक्स की वजह से जो इंडक्शन मोटर है वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से कम स्पीड पर रन करती है। तो उन हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पिच कॉइल यूज लेते हैं, क्योंकि ये साइनसोइडल वेव प्रोवाइड करवाती है हमको। ये मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था। तो आप ये दो एडवांटेजेस यहाँ पर याद कर सकते हो। तो ये हमारी बात हो गई कॉइल स्पैन फैक्टर की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी जो बात है वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, वो बात यहाँ पर हम ब्रेड्थ फैक्टर की हम बात करेंगे। तो देखिए, ब्रेड्थ फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है वो किस वजह से होता है। तो देखिए, किसी भी जनरेटर के अंदर एक तो होता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो देखिए, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि किसी भी फेज के जो कॉइल्स होती है, जैसे एक फेज की कई सारी कॉइल्स होंगी, तो उन कॉइल्स को अगर मैं एक ही स्लॉट के अंदर पुट कर दूं, उस फेज की पर्टिकुलर फेज की सारी कॉइल्स को अगर मैं एक ही स्लॉट के अंदर पुट कर दूं जो कि एक पोल के अंडर आ रही है, तो मेरी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, ठीक है। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होती है कि जब आप सारी कॉइल साइड्स को, एक फेज की सारी कॉइल साइड्स को एक ही स्लॉट के अंदर पुट कर दे एक पोल के अंदर, तो वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। अब जो इस कॉइल साइड्स है वो अगर सारी एक ही स्लॉट के अंदर पुट कर दी गई, तो इनका जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा उसका मैं अर्थमेटिक सम ले सकता हूँ क्या, कि उनका जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उन सबको साथ के साथ जोड़ सकता हूँ। उनके अंदर कोई फेज एंगल नहीं होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, सारे फेज में होंगे, ठीक है। ये आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का हो गया। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग की बात कर लें तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो कॉइल साइड्स होती है उनको अलग अलग स्लॉट्स के अंदर पुट कर दिया जाता है। अलग अलग एक फेज की सारी कॉइल साइड्स को अलग अलग कंजिक्यूटिव स्लॉट्स में पुट कर दिया जाता है। एम स्लॉट्स हो सकते हैं आपके, उनके अंदर आपको पुट कर दिया जाता है ईच पोल के अंडर, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की। अब कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड में फर्क क्या होता है? देखिए, कंसंट्रेटेड में तो एक में अंदर ही पुट कर दिया जाता है, इसलिए मैं उनके सारे इंड्यूस्ड वोल्टेजेस का अर्थमेटिक सम ले सकता हूँ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है कि अलग अलग स्लॉट्स के अंदर पुट करा जाता है उन कॉइल साइड्स को, तो इसके अंदर मैं अर्थमेटिक सम नहीं ले सकता हूँ, इसके मुझे वेक्टर सम लेना होगा, क्योंकि जो स्लॉट्स है इनका भी तो कुछ फेज एंगल होगा, कुछ फेज डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में। तो इनका जो एंगुलर फेज डिफरेंस होता है बीटा, वो उन कॉइल साइड्स के बीच का भी फेज एंगल होता है। ये चीज़ अभी आपको पूरी समझ में आ जाएगी जब आप अभी मैं आगे थोड़ा बताऊंगा। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का जो फर्क है मैंने आपको समझा दिया। अब ब्रेड्थ फैक्टर क्या होता है? ब्रेड्थ फैक्टर एक्चुअली यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन कंसंट्रेटेड। अब अपन जो स्टेटर में यूज़ करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर, वो हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ करते हैं। तो मतलब एक्चुअली तो यही यूज़ हुआ, और जो ओरिजिनल है वो कंसंट्रेटेड है, मतलब जो आइडियल माना जाता है। तो एक्चुअल अपॉन जो, जैसे कि हमने पिछले भी कॉइल स्पैन फैक्टर में देखा था कि जो एक्चुअली यूज़ हो रहा है और जो फुल पिच है, मतलब जो टोटल है। तो कंसंट्रेटेड तो टोटल वाली बात हो गई, और डिस्ट्रीब्यूटेड जो एक्चुअली यूज्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपके वेक्टर सम से डिनोट किया जाएगा, या आपका अर्थमेटिक सम से डिनोट किया जाएगा। ये दोनों डिफरेंस आपको पता लग गए होंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ अब थोड़ा डिटेल में। तो मैंने क्या करा कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग मैंने यूज में ले ली, तो उसके अंदर मैंने क्या करा कि अलग अलग कॉइल साइड्स को अलग अलग स्लॉट्स के अंदर पुट कर दिया। अब आपके पास दो टर्म्स आती है, एक तो आता है एम और एक आता है बीटा। इन दोनों को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो आप सिंक्रोनस जनरेटर में अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एम क्या होता है? स्लॉट्स पर पोल पर फेज। और बीटा क्या होता है? 180 डिग्री अपॉन स्लॉट्स पर पोल। एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स है अपॉन 180 डिग्री के,
मतलब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल तो पोल पिच हो जाता है आपका, और जो स्लॉट्स का जो इलेक्ट्रिकल डिग्री में एंगल है वो आपका इससे ये आपका स्लॉट्स का एंगुलर डिस्टेंस बताता है, और ये नंबर ऑफ स्लॉट्स बताता है एक पोल और फेस के अंडर। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको और समझ में आ जाएगा। तो मैंने अब क्या बताया आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के अंदर, कि मान लीजिए मैंने अलग अलग कॉइल साइड्स ले ली। अब उन कॉइल साइड्स के अंदर कुछ इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा। तो एक कॉइल साइड्स का जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो EC1 हो गया, पहली का। ये लिया मैंने, ये कुछ कुछ स्लॉट्स ले लिए, तो जो पहली है उसका जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो EC1 हो जाएगा। दूसरी जो है उसका EC2 होगा। अगर अगर ये एक ही स्लॉट में पुट करे जाते तो ये EC2 सर इसके जस्ट आगे होता, यहाँ पर होता है ये EC2, लेकिन ये अलग स्लॉट में पुट करा गया है। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों स्लॉट्स के बीच में जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल है मेरा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में, वो यहाँ पर शो होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का, इन दोनों कॉइल्स के बीच में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसका फेज एंगल ये बताएगा, ये बीटा। तो ये मेरा बीटा हो गया। ठीक है, अब ये जो बीटा है उससे डिस्प्लेस होकर ये EC2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्लॉट में जाएंगे तो फिर से बीटा से डिस्प्लेस होकर फिर EC3 आ जाएगा, फिर अगले स्लॉट में जाएंगे फिर EC4 आ जाएगा। ऐसे करते करते ECM तक आप जा सकते हो। जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं उतनी कॉइल्स आप वहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। मैंने यहाँ पर 4 कॉइल्स को कंसीडर किया है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से इसका डेरिवेशन आप कर सकते हो। मैंने सिर्फ 4 कंसीडर की है। अब क्या होगा कि ये मैंने सेंटर मान लिया O, तो O से देखिए बहुत ही आराम से समझने की आवश्यकता है, इसको बहुत आराम से समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक बार समझ में आ गया फिर नहीं भूलोगे कभी। EC1 को मैंने बोला AB, इसको मैंने बोला BC, इसको मैंने बोला CD, और इसको मैंने DF। ठीक है, अब AB जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है O पर, वो कितना कर रहा है? बीटा। बात समझ में आई? उसी तरीके से जो OC करेगा वो कितना करेगा? बीटा। उसी तरीके से OD कितना करेगा? बीटा। OF कितना करेगा? बीटा। बात समझ में आ गई? तो सारे बीटा बीटा मिलकर के कितना एंगल बाइसेक्ट कर देंगे? M बीटा। ये अगर मैं इसके बीच में और इसके बीच में एंगल देखूं तो M बीटा हो जाएगा। अब ये मेरा EC1, EC2, EC3, EC4 सब बीटा बीटा एंगल से डिस्प्लेस होकर के कुछ इस तरीके से बने, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा सर वो कितना आ जाएगा? EC आ जाएगा क्या? ठीक है, जैसे मैंने कॉइल स्पैन फैक्टर की बात करी थी वैसे ही मैं इधर भी थोड़ा बहुत यूज में ले रहा हूं। तो मैंने वेक्टर सम लिया, वो EC ले लिया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने वहां पर एक मीडियन डाला था जो कि 90 डिग्री पर मैंने डाला था, तो उसी तरीके से OB और जो EB है ये तो बीटा एंगल डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब मैंने इस O से लेकर M पर एक एंगल डाला जो कि β/2 इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और इस AB को 2 भागों में बांट रहा है जो कि AM और MB है, मतलब 2AM लिख सकता हूँ मैं AB को। इस AB को मैं 2AM लिख सकता हूँ। उसी तरीके से ये जो मेरा वेक्टर पूरा सम, जो वेक्टर सम आया, जो इसका मेरे पास यहाँ पर जो रिजल्टेंट आया, उसका जो एंगल बाइसेक्ट हुआ वो हुआ M बीटा। ये जो एंगल है ये M बीटा है। कैसे बताया था मैंने आपको? बीटा 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 जुड़ करके M बीटा हो गया। अब मैंने इसके अंदर भी एक मीडियन डाला जो OG है। ये OG भी इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, और ये AG और GF मिल करके इसको बनाएंगे। तो मतलब मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि AF जो है वो 2AG होता है। चीज़ है क्लियर है? तो ये एंगल जो हो गया ये M β/2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डेरिवेशन हम कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज KD। KD क्या होता है? KD मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअल, देखिए एक्चुअल, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि फेजर सम ऑफ कॉइल वोल्टेजेस, ठीक है, अपॉन अर्थमेटिक सम। मैंने आपको ये तो बताया कि अर्थमेटिक सम तो होता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर, फेजर सम वाला जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के अंदर होता है। तो एक्चुअली तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज होते हैं, वो ऊपर आ जाता है और नीचे वाला नीचे रह जाता है। फेजर अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल वोल्टेजेस, ठीक है, ये आपका KD हो गया। तो एक्चुअल, और एक्चुअल जो आपका यूज हो रहा है वो आपका
ये वाला है, मतलब जो आपने ए एफ यूज़ में लिया है, और जो अर्थमेटिक सम है वो आपको यहाँ लेना है। तो मैं पहले अर्थमेटिक सम की बात कर लेता हूँ। तो देखिए अर्थमेटिक सम से क्या हुआ कि मेरा जो रिजल्टेंट जो ईएमएफ जनरेट होगा, वो जो मतलब जो मेरा कॉइल के अंदर जो वोल्टेज जनरेट होगा वो कितना होगा, एम ए बी। मतलब ए बी जितना है उतनी सारे, अगर ए की लाइन में लगा दूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि कितने स्लॉट्स हैं, तो उसको मैं एम ई सी लिख सकता हूँ। ठीक है, एम ई सी आप लिख सकते हो ना, कि इसको ही अगर आप बड़ा कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉइल स्पैन फैक्टर में करा था कि एक और एक जुड़ गया तो इन दोनों का बीच का 2e हो गया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं ये स्लॉट्स नंबर बढ़ा दूं तो ये एम ई सी हो जाएगा। अब इसी को आप इस इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ए बी भी लिख सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पर एम ए बी लिख दिया। अभी मैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ईसी बोल रहा हूँ, इसको ईसी वन नहीं, ईसी वन बोल लीजिए, एक ही बात है। तो मैंने इसको यहाँ पर ए बी लिख दिया। अब मैं इस ए बी को क्या लिख सकता हूँ, 2am भी लिख सकता हूँ। मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आप, अब इस एंगल को अगर आप देखेंगे, इस ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे ए ओ एम को, तो ये वाला एंगल कितना है, बीटा बाई 2 है। तो अगर आप इसके अंदर साइन थीटा लिखना चाहें, साइन बीटा बाई 2 लिखना चाहें, तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो एंगल के सामने तो होता है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो आ जाएगा आपका ओ ए, और ये हो जाएगा आपका ए एम। तो ए एम बराबर कितना आ जाएगा, ओ ए साइन बीटा बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं ए एम की जगह लिखना चाहूँ तो ओ ए साइन बीटा बाई 2, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई अर्थमेटिक सम। ठीक है, अब जो दूसरा सम है वो मैं यहाँ पर करता हूँ फेज़र सम। फेज़र सम के लिए मैंने ये वाला ये लिया है क्योंकि रिजल्टेंट तो यही है। तो देखिए आप इसमें क्या लिख सकते हो, इसका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन सभी का, तो वो कितना होगा, एम ए एफ। ठीक है, इसके अंदर आप एम यूज में नहीं लेंगे क्योंकि आपने पहले आपको रिजल्टेंट आपने यहाँ पर ले लिया है। तो ए एफ को आप क्या लिख सकते हो, 2a g, क्योंकि आपने अलग अलग स्लॉट्स में पुट करा है इसलिए आपने पहले इसका रिजल्टेंट ले लिया है, तो इसने आपको ए एफ लिख दिया। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 2a g, इस a g का डबल। a g को आप क्या लिख सकते हो, उसी तरीके से लिख सकते हो ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर एंगल लिया था तो इसके अंदर भी मैं इस वाले ट्रायंगल का एंगल ले सकता हूँ। तो ये एम बीटा बाई 2 हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है वो एम बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 और जो साइन एम बीटा बाई, देखिए आप क्या लिख सकते हो, साइन एम बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ए जी अपॉन ओ ए। तो यहाँ पर आप ए जी को क्या लिख सकते हो, इस ए जी को आप क्या लिख सकते हो, ओ ए इंटू साइन एम बीटा बाई 2। ये मेरा हो गया वेक्टर सम। अब जो के सी था वो क्या था, वेक्टर सम अपॉन अर्थमेटिक सम, अर्थमेटिक सम। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर सम लिखा 2a साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन जो अर्थमेटिक सम था वो आप यहाँ पर देख सकते हो 2m ओ ए साइन बीटा बाई 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ओ ए से ओ ए कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आया वो आया साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। ये आपका आ गया के डी, सॉरी ये के डी है, के सी नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, या फिर आप इसको ब्रेड्थ फैक्टर भी बोल सकते हो। तो अब मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो के डी है वो देखिए दो ही चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो एम पर और एक बीटा पर, एक एम पर और एक बीटा पर, एम और बीटा। तो आपको एम और बीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एम क्या होता है, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, और बीटा क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन स्लॉट्स पर पोल। तो ये पोल ऊपर जाके सेंटू हो जाता है, इस तरीके से बीटा का फॉर्मूला बनता है, और एम का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है। अब जो एम है, अगर ये एम आपका डिक्रीज होगा तो के डी बढ़ेगा, और एम अगर आपका बढ़ा मतलब नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल बढ़े तो आपका ये के डी कम हो जाएगा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं के डी और के सी क्या हुआ, कॉस अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है, जो मैंने शॉर्ट पिच कॉइल के अंदर जो एंगल रखा था वो मेरा अल्फा है, और बीटा क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्लॉट्स।
ये सारी चीज़ें आपको टर्म्स पता होंगी, तभी आप सिंक्रोनस जनरेटर को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके अंदर जब वोल्टेज इक्वेशन जब मैं यूज़ करूँगा तो के और के का मैं यूज़ में लेऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देख लेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में।